गाजा पट्टी के बारे में कहा जाता है यहाँ दो गाजा बसते हैं, एक गाजा जमीन के ऊपर और एक उसी जमीन के अंदर। जमीन के अंदर वाले गाजा में कई सौ किलोमीटर की सुरंगों का जाल है। सुरंग कहने से लगता है कोई संकरी सी संरचना होगी, लेकिन दावा किया जाता है गाजा की सुरंगों का सही परिचय नहीं है। कहा जाता है कि हमास ने इन सुरंगों में सड़कें, अस्पताल, बड़े हॉल्स आदि बना रखे हैं। इजराइल ने गाजा की जो घेराबंदी की है उससे बचकर गाजा में सीमेंट, स्टील, दवाएं और जरूरत का दूसरा सामान ले जाने के लिए इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए सुरंगों के इस जाल को गाजा मेट्रो भी कह दिया जाता है। पर एकाधिक मौकों पर इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास ने इजराइल पर हमले के लिए किया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। उसी दिन से इजराइल की नज़र गाजा की सुरंगों पर गड़ी हुई है। वो डे 1 से कहता आ रहा है कि हमास इन सुरंगों से हथियार सप्लाई करता है। उसके कई कमांड सेंटर जमीन के नीचे बने हुए हैं और इजरायली बंधकों को रखने के लिए सुरंगों का ही इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल कहता है कि जब तक सुरंगें हैं तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम इन सुरंगों को नष्ट कर देंगे। तो इजराइल गाजा पर बंकर बस्टर बम गिरा रहा है। ये बम मोटे से मोटे बंकर्स को भेद देते हैं, लेकिन इसके बावजूद गाजा की सुरंगों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में इजराइल ने नया प्लान बनाया है। वो अब इन सुरंगों में समुद्र का खारा पानी भर रहा है। इजराइल के इस फैसले की रूस ने निंदा की है और इसे वॉर क्राइम करार दिया है। तो आज के शो में हम जानेंगे इजराइल का गाजा की सुरंगों में समुद्री पानी भरने का पूरा प्लान क्या है, इसका असर जमीन के ऊपर बसे गाजा शहर पर क्या होगा और इजराइल के इस प्लान पर दूसरे मुल्कों ने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले आपको समझाते हैं गाजा के अंदर सुरंगें बनी कब। इसके लिए हमें इतिहास में दाखिल होना पड़ेगा। साल 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच भयंकर जंग हुई थी। इसमें इजराइल ने अरब देशों को पछाड़ दिया था। उसने मिस्र के सिनाई पेनिनसुला, सीरिया के गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। गाजा सिनाई पेनिनसुला की सबसे घनी आबादी वाला इलाका था, इसलिए इजराइल को यह सरकार चलाने में कई दिक्कतें आती थी। गाजा कब्जाने के बाद इजराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि यहाँ प्रशासन कैसे चलेगा, कौन किस चीज़ को कंट्रोल करेगा और सरकारी हुक्म लागू कैसे होगा। इसको लेकर साल 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए, लेकिन इसमें कुछ खास हल नहीं निकल पाया। बहरहाल गाजा पर इजराइल का ही कब्जा बरकरार रहा। फिर साल 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ। यासिर अराफात के पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दे दी। इजराइल ने भी पीएलओ को फिलिस्तीन का आधिकारिक पक्ष करार दिया, लेकिन गाजा को लेकर स्पष्टता नहीं आ पाई। गाजा इजरायलियों के नियंत्रण में था, वहाँ उनका ही हुक्म चलता रहा। फिर साल 1995 में ओस्लो अकॉर्ड 2 हुआ। इसमें वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनियों की सरकार बनाने पर जोर दिया गया। ये समझौता इजिप्ट के तबा में हुआ था, इसलिए इसे तबा अग्रीमेंट नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से इजराइल ने गाजा खाली करने का मन बनाया, लेकिन गाजा खाली करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इजराइल ने यहाँ कई अवैध बस्तियाँ बनाई हुई थी। ऐसी कई बस्तियाँ इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी बना रखी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये अवैध कब्जे हैं। इजरायली सरकार के सामने सवाल ये था कि वो अपना फौज फाटा गाजा से वापस बुलाए, तो गाजा में बने इजरायली सेटलमेंट्स का क्या हो, वहाँ रहने वाले इजरायलियों की रोजी रोटी का सवाल था। फिर आया साल 2001। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शरॉन थे, जो गाजा से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन वो सेटलमेंट्स के भविष्य को लेकर असहज थे। ऐसे में गाजा के चरमपंथी गुटों को लगा कि इजराइल आनाकानी कर रहा है। उन्होंने इजरायली सेना पर छापामार हमले शुरू कर दिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि हमला कितना भी बड़ा हो, इजरायली सेना के साजो सामान और ट्रेनिंग से लोहा लेना लगभग नामुमकिन सा था। एक तरफ उग्रवादी और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे उन्नत फौजों में से एक। ये बराबरी की लड़ाई नहीं थी। ऐसे में चरमपंथियों को एक नई तरकीब यहाँ पर सूझी, जिसका हल इजराइल दशकों से खोज रहा है, लेकिन उसे वो आज तक नहीं मिला है। सुरंगें। शुरुआती सुरंगें इतनी विशाल या जटिल नहीं थी। चरमपंथी सुरंगें खोदकर उनमें बारूद भर देते और जब कोई इजरायली सैनिक इसकी जद में आता तो ब्लास्ट होता। इन हमलों ने इजराइल की फौज को बहुत हरास किया, लेकिन इनका कोई पक्का इलाज नहीं था। बस यही किया जा सकता था कि जब सुरंगें मिले उन्हें नष्ट कर दिया जाए। फिर आता है साल 2004। प्रधानमंत्री एरियल शरॉन ने गाजा पट्टी खाली करने का ऐलान किया। इजराइल के निकलते ही वहाँ सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। हमास और फतह आपस में लड़ने लगे। साल 2006 में यहाँ इलेक्शन हुए। हमास ने जीत दर्ज की, फतह ने नतीजे मानने से इनकार कर दिया। नतीजा दोनों में लड़ाई हुई। 160 लोग मारे गए, 700 घायल हुए, पर अंततः गाजा पट्टी पर हमास का ही कब्जा हो गया और अब तक बना हुआ है। सत्ता में आने के बाद हमास ने सुरंगों के पुराने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया। गाजा में इनका इस्तेमाल 2 पर्पस से किया जाता है। पहला, इजराइल के साथ लड़ाई।
लड़ाई के लिए 2 तरह की सुरंगें बनाई गई। पहली, ऑफेंसिव टनल्स। इन सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल में दाखिल होकर वहां हमले के लिए किया जाता, या फिर गाजा इजराइल सीमा पर बनी इजरायली फौज की चौकियों को निशाना बनाने के लिए। इसी तरह डिफेंसिव टनल्स भी बनाई गई। इनका इस्तेमाल भी लड़ाई के लिए होता है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। डिफेंसिव टनल्स में हमास के कमांडर्स बैठते हैं। सुरंगें मोर्चे से कुछ दूरी पर होती हैं। यहाँ से बैठकर कमांडर्स हमले की निगरानी करते हैं, लड़ाकों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हमास और इजराइल की लड़ाई असिमेट्रिक है, बराबरी की नहीं है। हमास की सुरंगें इसी असिमेट्री को कम करने का प्रयास है। इजरायली फौज के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियार और तकनीक है, लेकिन तकनीक की सीमा यह है कि वो ज़मीन के भीतर बहुत अच्छे से नहीं देख सकती। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से कुछ चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा गहराई पर ये काम नहीं करता। इसी तरह बंकर रोधी बम भी कुछ गहराई तक सुरंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जैसी सुरंगें ज़्यादा गहरी होती हैं वो बेअसर हो जाते हैं। कुछ सुरंगों की गहराई 35 मीटर तक है, इसलिए सुरंगें इजराइल के लिए इतने सालों से परेशानी का सबब बन रही हैं। वो या तो तब सुरंग को नष्ट करते हैं जब उन्हें छापे हमले के दौरान किसी सुरंग का पता चल जाता है, या फिर तब जब उन्हें कोई मुखबिर बताता है कि हमास वालों ने फलानी जगह पर सुरंग बना ली है। हमास को ये सब मालूम है और इसीलिए वो सुरंगों का खूब इस्तेमाल करता है। 2006 में एक ऐसा ही हमला हुआ। हमास के लड़ाके एक सुरंग के जरिए इजराइल के पास बॉर्डर पर पहुंच गए। इस हमले में 2 इजरायली सैनिक मारे गए, जबकि एक सैनिक गिलाड शालित को हमास ने अगवा कर लिया। 2011 में गिलाड की रिहाई के बदले 1027 कैदियों को छोड़ा गया। सुरंगों का ही वो परिचय जो इजराइल दुनिया को देता है, लेकिन सुरंगों का एक दूसरा परिचय भी है और उसका लड़ाई से संबंध नहीं है। आप जानते हैं कि गाजा में निकलना या घुसना फिलिस्तीनियों के हाथ में नहीं है। समंदर और मिस्र से लगी सीमा पर भी इजराइल की मर्जी के बिना ना सामान और ना लोग आ जा सकते हैं। गाजा में 23 लाख लोग रहते हैं और बाकी दुनिया के लोगों की तरह इनकी भी हर तरह की ज़रूरत है, खाना पीना, फ्यूल, दवाएं, सीमेंट, स्टील आदि। इजराइल जब चाहे बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद कर देता है और वो इस बात में भी दखल देता है कि कौन सा सामान अंदर जाएगा कौन सा नहीं। फिर मिस्र भी इजराइल हमास के पछड़े में अपने हाथ नहीं जलाना चाहता और ना ही वो चरमपंथियों को अपने यहाँ गुंडागर्दी करते देखना चाहता है, तो वो भी नाकेबंदी में इजराइल का साथ देता है। ऐसे में गाजा तक रसद ले जाने वाले कई रास्ते ज़मीन के भीतर दफन हो गए हैं। यहाँ लॉजिस्टिक टनल्स, इनसे ज़रूरत का हर सामान गाजा में लाया जाता है। 2006 के बाद इतनी सुरंगें बनी कि व्यापारियों की एक नई कौम पैदा हो गई। सुरंगों के जरिए व्यापार करने वाले लोग, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, सीमेंट से लेकर बम तक। ये लोग सुरंगों के जरिए आप तक पहुंचा देंगे। कईयों ने एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया और अमीर हो गए। इजराइल की तरह इजिप्शियन सरकार को जैसे ही किसी सुरंग के बारे में पता चलता है वो इसे बंद करवा देती। कितनी लंबी है सुरंग, इस पर भी बात कर लेते हैं। साल 2021 में आई CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने दावा किया था कि उनकी सुरंगों का जाल 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। ये सुरंगें स्कूल और रिहायशी इमारतों और मस्जिदों में भी खुलती हैं। 2021 में इजराइल ने करीब 100 किलोमीटर का सुरंगों का नेटवर्क तबाह किया था, लेकिन समय के साथ इन सुरंगों का नेटवर्क और तगड़ा हुआ है। हमास की आधुनिक सुरंगों में वेंटिलेशन से लेकर बिजली की व्यवस्था सब कुछ है। हमास के लड़ाकों को सुरंग का चप्पा चप्पा पता है। हालिया विवाद में कई जानकार कह रहे थे कि हमास चाहता ही था कि ग्राउंड इन्वेजन हो। वो सुरंग का इस्तेमाल कर गोरिल्ला वॉर लड़ना चाहता था ताकि युद्ध लंबा खिंचे। अफगानिस्तान के पहाड़ों में अलकायदा ने ऐसी सुरंगें बनाई थी, प्राकृतिक गुफाओं का इस्तेमाल किया था। इन्होंने अमेरिकियों को वैसे ही परेशान किया था जैसे हमास की सुरंगें इजरायलियों को कर रही हैं। हमास का प्लान जो रहा हो, इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन में जल्दी नहीं की और ना ही एक बार में पूरे इलाके पर हमला किया। इजराइल जानता है कि एक साथ पूरे इलाके में फौज उतारना उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि शहरी इलाकों में लड़ाई को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी भी तरफ झुक सकती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर अपनी फौज को गाजा में उतार रहा है इजराइल। सुरंगों को लेकर वो अब भी बहुत हद तक हवाई हमलों पर निर्भर है। जब भी इजराइल को किसी इलाके में सुरंग का पता चलता है या फिर अंदेशा होता है, वो वहाँ बंकर बस्टर बम गिराता है। क्या होते हैं बंकर बस्टर बम? अमूमन बम निशाने से टकराते ही फटते हैं, लेकिन बंकर बस्टर को 2 काम करने होते हैं। उसे पहले बंकर को तोड़कर अंदर घुसना होता है, फिर अंदर मौजूद निशाने के करीब फटना होता है। इसीलिए ऐसे बम बहुत ही मजबूत खोल में फिट किए जाते हैं और इनमें एक डिले फ्यूज़ लगा होता है जो बम को बता दे कि अभी नहीं फटना है, पहले अंदर चलो फिर फटना। इस तरह ये बम कंक्रीट की मोटी दीवारों, छतों को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और फिर फटे। ये 1000 किलो तक वजनी हो सकते हैं। और क्या ये बम काम कर रहे हैं? हमास की ज़्यादातर सुरंगें ज़मीन के काफ़ी अंदर बनाई हुई हैं, जिन तक बंकर बस्टर बम का कोई असर नहीं हो पाता। इसलिए इजरायली आर्मी इन सुरंगों के मुहानों को निशाना बना रहा है। इन्हें टनल शाफ्ट भी कहते हैं। इजराइल का दावा है उसने अब तक 800 टनल शाफ्ट को ढूंढ निकाला और 500 से ज़्यादा को नष्ट भी वो कर चुके हैं, पर अब भी बड़ी संख्या में ऐसी सुरंगें बची हुई हैं और हमास लड़ाके इन्हीं सुरंगों में छिपकर लड़ रहे हैं।
इजरायली अखबार हारेट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने ये बात कबूली है कि उनका हमास के लड़ाकों से सामना बहुत कम होता है। वो रात को कभी कभार हमारे सामने आते हैं और गायब हो जाते हैं। ये इस बात की तस्दीक करता है कि अब भी सुरंग का ये जाल सुचारू ढंग से काम कर रहा है। इसमें इजराइल ने इससे निपटने की नई स्कीम खोजी है। वो इन सुरंगों में समुद्र का पानी भरकर हमास के लड़ाकों को खदेड़ने का मंसूबा रखता है। ये दावा सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 4 दिसंबर की एक रिपोर्ट में किया। अखबार ने ये रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी थी। अब इजराइल के इस प्लान पर दूसरे देशों के भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक की खबर के मुताबिक यूएन में रूस के प्रतिनिधि दिमित्री पोलेंस्की ने इस प्लान पर चिंता जाहिर की और इसे वॉर क्राइम के दर्जे पर रखा है। अब सवाल उठता है कि अगर इजराइल इन सुरंगों में पानी भरता है तो क्या उसके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। कैसे? इन 3 पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं। पहला, इजिप्ट गाजा की सुरंगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देख चुका है। उसने कई बार गाजा की सुरंगों को समुद्री पानी से भरा है, लेकिन सुरंगों का ये जाल वो ख़त्म नहीं कर पाया। दूसरा, ये सुरंगें कई हिस्सों में बनाई गई हैं। एक सुरंग खत्म होने पर दूसरी सुरंग का दरवाज़ा ज़मीन के दूसरे हिस्से पर बनाया जाता है। माने ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो होती हैं, लेकिन एक तरतीब में नहीं बनी होती। ऐसे में इजराइल एक छोर से पानी भरकर अगर सोचे कि ये पानी पूरी गाजा की सुरंग में पहुंच जाएगा तो ये बेहद मुश्किल है। तीसरा, अगर इजराइल सुरंगों में पानी भरता है तो इसमें हमास के लड़ाकों समेत इजरायली बंदियों के मारे जाने का भी खतरा है। ज़्यादातर बंदियों को इजराइल ने ऐसी सुरंगों में कैद करके रखा है। इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों के अलावा आम लोग भी करते हैं, जिससे ज़रूरत का सामान जैसे खाना पानी और दवाई स्मगल की जाती हैं। अगर इसमें पानी भरा तो गाजा में रोज़मर्रा के सामान की भारी कमी पड़ जाएगी। पर अगर इजराइल पूरी सुरंगों में समुद्री पानी भरने में कामयाब हो गया तो क्या होगा? इसे भी आपको 2 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला, सुरंगों में पानी छोड़ने से गाजा में नमी के चलते ज़मीन धंसने का खतरा पैदा हो जाएगा। दुनियादारी के दर्शक ये जानते हैं कि गाजा में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं। अगर वहाँ की ज़मीन में बहुत नमी आ गई तो बड़ी इमारतें नहीं बन पाएंगी। साथ ही इजराइल के हमले में बची कुची इमारतों के भी गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा। जानकार बताते हैं, सुरंगों में समुद्र का खारा पानी छोड़ने से शहर के पानी सप्लाई और सीवेज सिस्टम पर असर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है पर्यावरण से। इससे गाजा में ज़मीन के भीतर पानी खारा हो सकता है, पूरी ज़मीन ही खारी हो सकती है। ऐसे में पर्यावरण का भी नुकसान होगा और बची कुची खेती पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब आपको इजराइल से आए कुछ अपडेट्स भी बताते हैं। हमास की लीडरशिप के साथ कॉन्टैक्ट टूट जाने पर दर्जनों हमास लड़ाकों ने आईडीएफ के सामने सरेंडर कर दिया है। सोशल मीडिया पर जबलिया और खान यूनिस की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें दिख रहा है कि हमास के लड़ाके आधे कपड़ों में आईडीएफ के सामने कैद दिखे। इसके अलावा आईडीएफ ने 10 दिसंबर को करीब 250 ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने खान यूनिस में मौजूद अंडरग्राउंड सुरंगों पर भी हमला कर उन्हें नष्ट किया है। फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हमास पर यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ WHO लगातार इजराइल से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजने की अपील कर रहा है। बढ़ते हमलों के बीच हमास ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसके द्वारा मांगे गए बंधकों को इजराइल ने रिहा नहीं किया तो वो इजरायली बंधकों की हत्या करना शुरू कर देंगे। हमास के पास अब भी 130 से अधिक बंधक हैं। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक हुए सीज फायर में 240 फलस्तीनी कैदियों के बदले हमास ने 105 बंधकों को आज़ाद किया था। बात करें मौत के आंकड़ों की तो इजरायली हमले में अब तक 18,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल में मौत का आंकड़ा 1147 हो गया है। पहले इजराइल ने इसे 1400 बताया था, फिर घटाकर 1200 कर लिया और अब फिर से उसने इस संख्या में बदलाव किया है। सीज फायर के बाद इजराइल के हमले की तीव्रता बढ़ी है। इन हमलों को देखकर कतर ने कहा है कि सीज फायर की संभावनाएं अब धूमिल होती दिख रही हैं। आखिर में एक अपडेट अफगानिस्तान का भी जानते हैं। अफगानिस्तान स्पेशल फोर्सेस के 200 सैनिकों को वापस उनके देश डिपोर्ट किया जा सकता है। इन सैनिकों को यूके ने फंड और ट्रेनिंग मुहैया कराए थे। ये लोग तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान में थे, अब वापस अफगानिस्तान भेजे जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान अब अफगान रेफ्यूजीज़ को अपने देश से बाहर निकाल रहा है। सैनिकों को लेकर खबर इसीलिए बनी क्योंकि ये तालिबान के खिलाफ लड़े। ऐसे में अगर ये अफगानिस्तान वापस भेजे गए तो इनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 200 का यह आंकड़ा अफगान वॉर वेटरन्स के एक समूह ने सामने रखा है। इस कदम को ब्रिटिश सेना के एक जनरल ने धोखा और उनकी बदनामी बताया है। ब्रिटिश आर्मी में लंबे समय तक काम करने वाले और अफगानिस्तान में 12 साल तक पोस्टेड रहे जनरल सर रिचर्ड बैरंस ने BBC को बताया, इन सैनिकों को वापस से रीलोकेट ना कर पाने की नाकामी हमारी बहुत बड़ी बदनामी है क्योंकि इससे दिखता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम कितने धोखेबाज और नकारा हैं। रिचर्ड बैरंस आगे लिखते हैं, स्वीकार्य नहीं है, ये धोखा करने जैसा है। इस धोखे की कीमत वो लोग चुकाएंगे जिन्होंने अफगानिस्तान में हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी, या तो वो मार दिए जाएंगे या जेल में रहेंगे।
साल 2021 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि अफगान स्पेशल फोर्सेस की सेवाएं बहुत अहम रही हैं, वे ब्रिटिश लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पीएम जॉनसन ने यह भी कहा था कि इन सैनिकों को सेफ पैसेज देने के लिए हम जो हो सकता है वो सब करेंगे। इस मामले पर बीबीसी को एक प्राइवेट लेटर मिला। ये लेटर मार्च 2022 में भेजा गया था, जिसमें 32 पूर्व गवर्नर्स, प्रोसिक्यूटर और ऐसे लोग थे जिन्होंने 2014 से 2016 के बीच हेलमंड प्रांत में अमेरिकी और ब्रिटिश फोर्सेस की मदद की थी। अधिकतर अफगान फोर्सेस की तरह ही इन 32 लोगों ने भी अफगान रिलोकेशन एंड असिस्टेंस प्रोग्राम यानी ARAP के तहत यूके आने के लिए आवेदन किया था। ARAP प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए था जिन्होंने कभी ना कभी अफगानिस्तान में या तो यूके को सपोर्ट किया था या कभी उसका हिस्सा रहे थे। ब्रिटिश फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान में लड़ने वाले अली ने बीबीसी को बताया, हम दिन रात साथ ही रहते हैं। ट्रेनिंग में हम एक ही टेंट में सोते थे, हमने एक ही थाली में खाना खाया। ऑपरेशंस के दौरान हमने ब्रिटिश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। ये बात कहने वाले अली एक एलीट कमांडो ग्रुप फोर्स 333 का हिस्सा रहे हैं। इस फोर्स को ब्रिटेन ने 2003 में अफगानिस्तान में बढ़ रही अफीम की खेती को रोकने के लिए बनाया था। इसके अलावा एक और यूनिट टेरिटोरियल फोर्स 444 भी थी, जिसे ट्रिपल्स के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल्स को बहुत जल्द अपनी बहादुरी, असरदायक और ईमानदार होने के कारण शोहरत मिलने लगी। इसके अलावा कई ऐसे लोग, फहीम जो कि हेलमंड प्रांत के गर्मसन में गवर्नर रहे, उन्होंने एक सीक्रेट लोकेशन से बीबीसी को बताया, हमने कई तालिबान लीडर्स को अरेस्ट किया जब मैं गवर्नर था। वो जानते थे कि मैं ब्रिटेन के साथ हूँ, इसलिए मुझे अब जान का खतरा है। इन सब के बावजूद अली और फहीम कहते हैं कि उन्होंने यूके की फोर्सेस के साथ जो काम किया उस पर उन्हें गर्व है। अली अपने उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता जिस तरह हमने एक दूसरे का ख्याल रखा था। एक बार हम किसी गांव में थे और मुझे ठंड लग रही थी, पर यूएस और यूके फोर्सेस के कमांडर ने मुझे अपना कंबल दिया था। मेरे लिए सुनहरी यादें हैं, पर उसके बाद जो हुआ मैं उससे दुखी हूँ। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आप ललन टॉप का अगला वीडियो देखें उससे पहले एक जरूरी सूचना है। सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इंदौर कर रहा है इंतजार, हिस्सा बनिए लिट चौक का।